नमस्कार। राजस्थान के सचिन पायलट वैसे कुछ अर्सा पहले तक, जब तक वो केंद्र में मंत्री थे, जब यूपीए की सरकार थी, तब वो भारत के राजेश पायलट थे। बहरहाल अब राजस्थान के राजेश पायलट का राजस्थान में क्या हाल है, अपने आप में एक सबक है बहुत से लोगों के लिए। हुआ ये कि एनडीटीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में पायलट ने कहा कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं और ये सिर्फ उनको गांधी परिवार की निगाहों में गिराने के लिए कहा जा रहा है, ऐसा प्रचार किया जा रहा है। ये पहला संकेत था कि ये संदेश भेज रहे हैं गांधी परिवार को कि मेरे लिए दरवाजे खुले हैं, तो मैं बातचीत को तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि बीजेपी में जाने की खबरें वो लोग उड़ा रहे हैं जो मुझे गांधी परिवार की नज़रों में गिराना चाहते हैं, और इस साजिश को भी उन्होंने नकारा कि वो बीजेपी के साथ मिलकर अशोक गहलोत की सरकार को गिराना चाहते थे। अगर गिराना नहीं चाहते थे तो फिर ये एमएलएस को मानेसर में क्यों रखा था, ऐसे ही पिकनिक के लिए? सचिन पायलट ने कहा कि मैं अपनी पार्टी के खिलाफ काम क्यों करूंगा। 5 साल मैंने कड़ी मेहनत की है, लेकिन सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया। कोई भी वादा, बहुत ही एक जनरल, बहुत ही बड़ा आरोप है, स्वीपिंग एलिगेशन है। कांग्रेस ने सचिन पायलट को एक तो पार्टी का अध्यक्ष बनाया राजस्थान में, दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनाया। 42 साल की उम्र तक वो चीफ मिनिस्टर भी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, उस पार्टी के अध्यक्ष भी बने राजस्थान में। उससे पहले केंद्र में मंत्री भी रहे, उससे पहले एमपी भी रहे। तो बहरहाल उनका ये कहना कि कांग्रेस ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया, बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रधान सेवक का कहना कि पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ। खैर, और इस पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि अगर सचिन पायलट बीजेपी में नहीं जाना चाहते तो बीजेपी के चंगुल से बाहर आएं, बीजेपी से बात बंद करें। एक रास्ता भटके विधायक का परिवार में स्वागत है। कल तक इनका रुतबा जो था सचिन पायलट का, वो ये था कि राहुल गांधी के बहुत करीबी लोगों में से माने जाते थे, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताया कि ओहदे कौन कौन से इन्होंने रखे अपने पास, इनको दिए गए। अब ये सिर्फ एक भटके हुए विधायक हैं। जब इस तरह के वक्तव्य आते तो बहुत सोच समझ कर शब्दों को चुना जाता है कि भटका हुआ विधायक, उसके लिए भी परिवार में स्वागत है। खैर, जवाब में फौरन अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। सचिन पायलट ने तो इंटरव्यू दिया था और फिर कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन वो कैंसिल कर दी थी। अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि ये जितने भी जवाब हैं इनको और नकारने के लिए, ताकि उनका रास्ता बिल्कुल ही बंद हो जाए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत बड़ा आरोप लगा दिया नाम लेकर। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल थे। अब ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ ऑडियो टेप्स हैं जिनमें ये 3 लोग, जो 2 मंत्री जिनको निकाला गया और सचिन पायलट आपस में बात कर रहे हैं। अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आए हैं ये। और गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल थे। गहलोत ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान भी मैं बार बार कह रहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे क्योंकि वो खुद इसमें शामिल थे। उधर डॉक्टर सीपी जोशी हैं, विधानसभा के जो स्पीकर हैं, उन्होंने सचिन पायलट समेत कांग्रेस के जो बागी विधायक हैं उनको नोटिस जारी कर दिए हैं और 17 जुलाई दोपहर 1 बजे तक उनको अपना जवाब भेजने को कहा है कि उनको पार्टी से क्यों ना निकाल दिया जाए। बहरहाल जो हो रहा है बहुत खुश करने वाला नहीं है। मैं आपको और भी बता दूं, ऐसा नहीं है कि सचिन पायलट पहले हों कांग्रेस छोड़कर जाने वाले। इनसे पहले भी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी छोड़कर गए थे मध्य प्रदेश में। दोनों बहुत ही नज़दीकी थे राहुल गांधी के। और सिंधिया के बारे में तो ये कहा जाता था, राहुल गांधी ने कहा था कि वो इकलौते ऐसे नेता हैं जो कभी भी मेरे घर आ सकते हैं। बहरहाल अब उनका नंबर 6 है मध्य प्रदेश में। कहाँ वो कांग्रेस में दूसरे नंबर पर, मतलब प्रियंका गांधी के नज़दीक माने जाते थे, अब नंबर 6 नंबर पर आ गए बीजेपी में। शायद इन दोनों नेताओं को ये भी लगता हो कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस इस वक्त लड़ने की हालत में नहीं है, तो क्योंकि ये जवान लोग हैं थोड़े, 40 वगैरह की उम्र के हैं, 42, तो भविष्य इनको बीजेपी में दिखता हो, शायद हो सकता है ये भी हो। लेकिन ये दोनों के अलावा जो बाकी लोग छोड़कर गए हैं कांग्रेस को, वो कहाँ हैं आज के दिन? ज़रा एक लिस्ट पे नज़र मार लीजिए। शरद पवार छोड़कर गए, वो महाराष्ट्र में महदूद हैं, एनसीपी में। ममता बनर्जी छोड़कर गई कांग्रेस, वो सिर्फ बंगाल में ही महदूद हैं, वहीं तक सीमित रह गई हैं।
वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, इनके पास भी बहुत समय है, फिलहाल आंध्र प्रदेश में सीमित रह गए। जगदम्बिका पाल, आपको याद होगा, मेरे ख्याल ये 18 घंटे के ये मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के, और 2014 में जब बीजेपी को खुद इतना आत्मविश्वास नहीं था तो उन्होंने धड़ाधड़ और पार्टियों से जो भी आया उन सबको ले लिया। उस हल्ले में जगदम्बिका पाल भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। जगदम्बिका पाल अब लोकसभा के एमपी हैं। विजय बहुगुणा, आपको याद होगा, कांग्रेस के हुआ करते थे, और रीटा बहुगुणा, विजय बहुगुणा तो आजकल कहाँ है मैं नहीं जानता, लेकिन रीटा बहुगुणा सिर्फ लोकसभा में एमपी हैं और कोई उसके अलावा उनको कुछ मिला नहीं है बीजेपी से। एस.एम. कृष्णा, ये पुराने कांग्रेसी थे, इनका भी कुछ पता नहीं। टॉम वडकन कहाँ पर है नहीं मालूम। उसके अलावा बीरेन सिंह, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर, और मणिशंकर अय्यर ने एक आर्टिकल लिखा इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें उन्होंने कहा, यही बात कही है जो मैं कह रहा हूँ, कि ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेसी पार्टी बदलकर दूर चले गए हों। नेहरू के वक्त में भी जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और अशोक मेहता ने पार्टी छोड़ी थी, लेकिन वो आइडियोलॉजिकल मतभेदों के कारण गए थे, जो विचारधारा के मतभेद होते हैं उसकी वजह से पार्टी छोड़ी थी। इंदिरा गांधी के वक्त पर भी चंद्रशेखर चले गए थे। राजीव गांधी के वक्त में वीपी सिंह पार्टी छोड़कर चले गए थे। आरिफ मोहम्मद खान और अरुण नेहरू भी पार्टी से अलग हो गए थे। इनमें से कोई भी नेता कांग्रेस से दूर होकर बहुत देर अपने पैरों पर नहीं खड़े हो पाए। अब ये मणिशंकर अय्यर कह सकते हैं कांग्रेसी हैं, हम सिर्फ इतना ही कहेंगे। मुझे दो कहावतें याद आ रही हैं, एक कहावत है और एक शेर है। शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा, फिल इन द ब्लैंक्स आप खुद कर लें, कि धोबी का ना घर का ना घाट का, एक तो ये कहावत याद आ रही है। दूसरा शेर याद आ रहा है, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आगे मैं ऐड कर दूँ, अब किधर के रहे या किधर जाएंगे अभी तक उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, सचिन पायलट ने। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने कुछ अर्सा पहले एक हुक्म जारी किया था कि जो पढ़ने वाले हैं, तालिब इल्म हैं, छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, और जिनका भी फॉल वाला सेशन जो है वो ऑनलाइन होने जा रहा है, वो अमेरिका छोड़कर चले जाएं। इससे पूरे वहाँ के एकेडमिक सर्कल्स में एक भूचाल सा आ गया कि इस तरह का हुक्म कैसे दिया जा सकता है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने, कंपनीज़ ने बहुत सारे रिट पिटिशंस अदालतों में डाल दिए, और इसमें जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी इसमें रिट पिटिशन डाली, केस किया। मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, दुनिया की बेहतरीन एक यूनिवर्सिटी है, उसने भी केस किया। और करीब 4000 बड़ी कंपनीज़ हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर और पेपैल, उन्होंने अमेरिकी अदालतों में बताया कि इन स्टूडेंट्स को वापस भेजना ना सिर्फ हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं अमेरिका के, उनके लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन US इकोनॉमी के लिए भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोन्स दे रखे हैं बैंकों ने, एजुकेशनल लोन्स। एक ज़माने में तो जब 2008 की रिसेशन हुई थी, मुझे याद है, तब ये भी कहा जाता था, कोरोना तब नहीं देखा था लोगों ने, कि अगर अगला रिसेशन होगा तो वो इन लोन्स की, इन कर्ज़ों की वजह से होगा जो स्टूडेंट्स ने ले रखे हैं और जो डूब जाएंगे अगर स्टूडेंट्स उनको वापस नहीं करेंगे। वापस करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो लोग काम करना शुरू करें, काम करना शुरू करके वो वापस शुरू करना करेंगे, लोन को वापस करेंगे। इस पर ही नोआम चॉम्स्की ने एक ये कहा था, मैं याददाश्त से बोल रहा हूँ, कि एक दफ़े जब कोई छात्र कर्ज़ा ले लेता है, विद्यार्थी कर्ज़ा ले लेता है पढ़ने के लिए, वो सिस्टम उसको अपने अंदर ले लेता है। तब उसकी पूरी अटेंशन होती है कि अच्छी तरह से पास करे, यूनिवर्सिटी से पास आउट हो, उसको अच्छी नौकरी मिले, वो कर्ज़ा चुकाता रहे। उसमें अंदर का वो नागरिक ख़त्म हो जाता है जो सरकारों से सवाल पूछ सके। तो कर्ज़ा भी अपने आप में एक लॉ एंड ऑर्डर डिवाइस है, कह लीजिए, कि जो ऐसे लोग पैदा नहीं करता जो अपनी आवाज़ उठा सकें, बल्कि अमूमन ऐसे ही लोग पैदा करता है जो कर्ज़ा ही चुकाते रहे। बहरहाल उसके बाद हार्वर्ड ने दरअसल प्लान किया था, जो अगला एकेडमिक साल शुरू होगा उसके लिए सारी क्लासेस ऑनलाइन करने का प्लान किया था। हार्वर्ड के यहाँ करीब 5000 अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी हैं, और MIT उसके पास 4000 अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी हैं। उसके अलावा 19 कंपनियां हैं और लोकल यूनियंस हैं, लाइक चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द सॉफ्टवेयर अलायंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री काउंसिल। उन्होंने भी कहा था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का साथ दिया और MIT का भी साथ दिया, और 180 कॉलेजेस ने भी ये सारे कोर्ट केसेस फाइल किए थे सरकार के खिलाफ, ट्रंप की सरकार के खिलाफ।
क्या ये सोचा जा सकता है कि ऐसा भारत में भी हो, जहाँ सिलेबस में भी बदली होती है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं? क्या सोचा जा सकता है कि सरकार के खिलाफ या सरकार के जो कदम हैं उसके खिलाफ कुछ एकेडमिशियंस पिटीशन तो दे देते हैं, ओपन लेटर भी लिख देते हैं, लेकिन अदालत का रास्ता अख्तियार करें? क्या ऐसा मुमकिन है यहाँ पर? रोज़ की तरह आज के विनोद दुआ शो का समापन भी कविता से। फैज़ अहमद फैज़, उनकी लेखनी से निकले बोल हैं और इसका उन्वान शीर्षक भी बोल है। बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल ज़ुबां अब तक तेरी है, तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल कि जां अब तक तेरी है। देख के आहंगर की दुकान में, देख के आहंगर की दुकान में, आहंगर माने जो लोहार होता है उसको आहंगर बोलते हैं उर्दू में। देख के आहंगर की दुकान में तेज़ है शोले, लाल है लोहा। मैं थोड़ा सा इसे तरमीम किया है। देख के आहंगर की दुकान में तेज़ हैं शोले, सुर्ख है लोहा, खुलने लगे कुफलों के दहाने, तालों के मुँह खुलने लगे कुफलों के दहाने, फैला हर जंजीर का दामन। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म ज़ुबां की मौत से पहले, बोल कि सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।